जरा सोचिए, आप हर महीने मेहनत करते हैं, 9 से 5 नौकरी करते हैं, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और सिर्फ 5 तारीख आते हैं तो वो आपके अकाउंट से गायब हो जाती है। रेंट, स्कूल की फीस, ग्रोसरी और इन सब से बड़ा एक दानव ईएमआई। आप अकेले नहीं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का घरेलू कर्ज ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचकर जीडीपी का 45.5% हो चुका है। साल 2015 में यह सिर्फ 26% था। यानी पिछले कुछ सालों में भारत के आम परिवारों का कर्ज लगभग 2 गुना हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे डरावने वाली बात क्या है? पिछले जमाने में लोग कर्ज लेते थे घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए, यानी एसेट क्रिएशन के लिए। लेकिन आज भारत में 58% रिटेल लोन नॉन हाउसिंग यानी असुरक्षित कर्ज है। लोग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल रोजमर्रा का खाना खरीदने, मोबाइल का बिल भरने, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत की जनता अचानक से बहुत खर्चीले हो गए हैं या इसके पीछे बहुत ही बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह है जो हमसे छुपाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से डेटा के साथ समझेंगे कि कैसे सीमित आय और असीमित महंगाई के इस जाल ने भारत के मध्यम वर्ग को लोन ट्रैप में ढकेल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी समस्या को जड़ से समझने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना होगा, सीमित आय और महंगाई। पिछले कुछ सालों में भारत की जीडीपी रेट दुनिया में सबसे तेज रही। यह एक सच है, लेकिन क्या इस आर्थिक तरक्की का फायदा ग्राउंड लेवल पर सैलरी बढ़ाने में हुआ है? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया और कई स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों के डेटा को देखें तो भारत में वास्तविक आय में वृद्धि पिछले 1 दशक में या तो फ्लैट या धीमी रही। वास्तविक आय का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 2018 में आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी, 2026 में बढ़कर ये 45,000 रुपए हो गई। आपको लगेगा कि आपकी आय 50% बढ़ गई, लेकिन इसी दौरान जो सामान 2018 में 100 रुपए में मिलता था, आज 2026 में बढ़कर वो 160 रुपए हो गया। यानी आपकी सैलरी तो बढ़ी, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर वहीं के वहीं रह गई या कम हो गई। अब जरा असल महंगाई के आंकड़े देखिए जो सीपीआई से अलग है। दालें, खाद्य तेल, सब्जियां और दूध की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी हैं। एक औसत प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल 10 से 12% बढ़ जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम और अस्पतालों के खर्च में कोविड के बाद से भारी उछाल आया है। नतीजा, एक आम नौकरी पेशा इंसान की आमदनी वहीं के वहीं खड़ी है, लेकिन उसके जीने की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रही है। अब यहाँ एंट्री होती है उस छुपे हुए विलन की, जिसके बारे में मुख्य धारा की मीडिया खुलकर बात नहीं करती। डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता हमारा रुपया। आप सोचेंगे कि मैं तो अमेरिका जाता नहीं, ना मैं डॉलर कमाता हूँ, तो रुपया गिरने से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? भाई साहब, बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित महंगाई। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका भुगतान डॉलर में होता है। मान लीजिए कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल है, लेकिन अगर रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 80 से 85 रुपया हो जाता है तो भारत सरकार और कंपनियों को उसी तेल के लिए भारतीय रुपए में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। जब तेल महंगा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। डीजल महंगा होने से ट्रक का किराया बढ़ता है, जिससे आपके किचन तक पहुंचने वाले सब्जियां, दालें, दूध और फल सब महंगे हो जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम ना बढ़ने पर भी सिर्फ रुपए गिरने से आपकी रसोई महंगी हो जाती है। भारत मोबाइल, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर चिप, खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर और खाना पकाने का तेल भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। रुपया कमजोर होने से इन सभी सामानों की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके कारण मध्य वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी गैजेट महंगे होते हैं। किसानों की खेती की लागत बढ़ती है, जिससे अनाज के दाम बढ़ते हैं, लेकिन उनकी शुद्ध आय नहीं बढ़ती। भारत की कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां विदेशों से कच्चा माल मंगाती है। रुपया गिरने से उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। कंपनियों का मुनाफा कम होने लगता है। इन मुनाफे को बचाने के लिए कंपनियां सैलरी नहीं बढ़ाती और नए इंक्रीमेंट रोक देती है। एक तरफ तो रुपया गिरने से बाजार में सामान महंगा हो जाता है, दूसरी तरफ कंपनियों का खर्च बढ़ने से आपकी सैलरी वहीं रुक जाती है। इस खाली जगह को भरने के लिए ही आम आदमी
क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं उस युवा और मध्यम वर्ग की, जिसे इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मिडिल क्लास की त्रासदी यह है कि वो ना गरीबों की तरह सरकारी योजनाओं की कतार में खड़ा हो सकता है और ना ही वो अमीरों की तरह टैक्स छूट या लग्जरी का आनंद ले सकता है। वो बीच में पीस रहा है। आज भारत में ग्रेजुएट की बेरोजगारी दर 29% के आसपास है। जो नौकरी बाजार में है भी, उनमें से अधिकांश गिग इकोनॉमी जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले के तहत आती है, जहां ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना साल में मिलने वाला इंक्रीमेंट। कॉर्पोरेट सेक्टर में भारी मुनाफे के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। जब एक आम इंसान के पास अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे बच्चों की स्कूल फीस, माता पिता की दवाइयां, घर का किराया पूरा करने के पैसे नहीं बचते, तो वो क्या करता है? पुराने जमाने में लोग अपनी बचत निकालते थे, लेकिन आरबीआई का डेटा कहता है कि भारत में नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग घटकर जीडीपी का सिर्फ 5% रह गई है, जो कि पिछले कई दशकों में सबसे निचला स्तर है। यानी लोगों के पास अब सेविंग बची ही नहीं। तो रास्ता क्या बचता है? यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल दुनिया की सबसे बड़े मायाजाल की, इंस्टेंट अनसिक्योर लोन। दोस्तों, यहाँ टेक कंपनियां और फिटनेस ऐप इंसानी मनोविज्ञान और मजबूरी का फायदा उठाती है। आज से 10 साल पहले आपको 50,000 का लोन चाहिए होता था तो आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, दर्जनों डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे और मैनेजर के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी पड़ती थी। बैंक आसानी से असुरक्षित लोन नहीं देते थे। लेकिन आज आपके फोन में एक ऐप है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डालते हैं और सिर्फ 2 मिनट में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। कितना आसान लगता है ना? लेकिन इस आसानी के पीछे छिपा है एक भयानक गणित। इन लोन ऐप और क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर 24% से 42% तक सालाना होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्ज और हिडन कॉस्ट अलग से। लोग एक नया जाल देख रहे हैं जिसे बाय नाउ पे लेटर कहा जाता है। आज खरीदो, पैसे अगले महीने देना। ये युवाओं को एक झूठी अमीरी का एहसास कराता है। वे अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। जब अगले महीने बिल आता है और सैलरी कम पड़ती है तो उस बिल को चुकाने के लिए एक दूसरा पर्सनल लोन ले लेते हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में डेट ट्रैपिंग या कर्ज का दुष्चक्र कहते हैं। भाई साहब, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत बर्बादी है या पूरे देश के लिए एक टाइम बम? इसका जवाब हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरकारी आंकड़े देते हैं। आरबीआई के ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का घरेलू कर्ज ऐतिहासिक रूप से बढ़कर देश की जीडीपी का 45.5% हो चुका है। यानी भारत का आम नागरिक अपनी क्षमता से कई अधिक कर्ज के बोझ तले दबा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सुनिए। आज भारत में कुल घरेलू कर्ज का 58.4% हिस्सा नॉन हाउसिंग यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आउटस्टैंडिंग और कंजप्शन लोन है। साल 2019-20 में यह आंकड़ा सिर्फ 50% था। इसका सीधा मतलब है कि जनता लोन लेकर घर या जमीन नहीं खरीद रही, बल्कि अपने रोजमर्रा की जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले रही है। मार्च 2019 में भारतीय बैंकों का कुल पर्सनल लोन पोर्टफोलियो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। यानी महज कुछ सालों में पर्सनल लोन में लगभग 3 गुना की भारी बढ़त हुई है। क्योंकि ये सारा कर्ज अनसिक्योर्ड है, यानी इसके बदले ग्राहकों में कोई प्रॉपर्टी, सोना या फिक्स डिपॉजिट गिरवी नहीं रखा है। इसलिए अगर कल को देश में कोई आर्थिक मंदी आती है या नौकरियां बड़े पैमाने पर जाती है तो लोग कर्ज नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में ये सारे लोन रातों रात डूबता हुआ कर्ज बन जाएंगे और भारत के बैंकिंग सिस्टम का वो हाल हो सकता है जो 2008 में अमेरिका के बैंकों का हुआ था। सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया। हालात और बिगड़े तो एक दूसरे बैंक सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब अमेरिका के एक तीसरे बैंक पर भी ताला लटकने की नौबत आ गई है। मतलब बैंक डूबा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बैंक में पैसा रखने वालों का होता है। जिन्होंने बैंक में अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी में अपना पैसा रखा है, उनका पैसा फंस जाता है। भारत में हर डिपॉजिटर का सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही पैसा सुरक्षित है। अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा थी तो ऊपर का पैसा डूबने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। यही कारण है कि सरकार और आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग को लेकर
नए कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब हर वैध डिजिटल लैंडिंग के लिए की फैक्ट स्टेटमेंट दिखाना अनिवार्य है, जिसमें लोन का पूरा सच और छिपे हुए खर्च साफ दिखने चाहिए। दोस्तों, अगर हम दुनिया के अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। दक्षिण कोरिया को देखिए, वहां भी एक समय पर क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट लोन को बहुत बढ़ावा दिया गया था। आज स्थिति यह है कि दक्षिण कोरिया का हाउस होल्ड डेट उसकी जीडीपी के 100% से भी ज्यादा हो चुका है। वहां की युवा इस कदर कर्ज के जाल में फंसे हैं कि वे शादियां नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। वहां के वेब सीरीज स्क्विड गेम इसी कर्ज के दलदल की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। चीन में भी रियल एस्टेट और शैडो बैंकिंग के जरिए आम जनता पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब वहां लोग खर्च करने से डर रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत अभी उस डरावनी स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत तेज है। भारत की चिंता यह है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। कम आय वाले देश में कर्ज इतनी तेजी से बढ़ेगा तो मध्यम वर्ग का पूरी तरह से पतन हो सकता है। तो दोस्तों, इस गहरे दलदल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, समाधान क्या है? सरकार और कॉरपोरेट को समझना होगा कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ना काफी नहीं है। जब तक आम जनता की रियल वेज में सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक देश की तरक्की सस्टेनेबल नहीं हो सकती। साथ ही डिजिटल लोन एप्स पर रेगुलेशन और कड़ा होना चाहिए, ताकि वे आम लोगों की अज्ञानता और मजबूरी का शिकार ना कर सके। लेकिन तब तक हमें खुद को बचाना होगा। अपनी चादर देखकर पैर पसारना आज के दौर में सबसे बड़ी समझदारी है। वांट और नीड का फर्क समझे। क्या वाकई आपको उस नए आईफोन या महंगी गाड़ियों की जरूरत है, या आप सिर्फ उसे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ईएमआई पर खरीद रहे हैं? क्रेडिट कार्ड को अपना दुश्मन ना बनाए, लेकिन उसका गुलाम भी ना बने। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तब करें जब आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा हो। उसका पूरा भुगतान हर महीने समय पर करें। अपनी कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर फंड अलग रखें, ताकि किसी भी मुसीबत के समय आपको किसी ऐप के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों, कर्ज ऐसी आग है जो अगर नियंत्रण में हो तो आपके घर को रोशन कर देगी, जैसे बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। लेकिन अगर अनियंत्रित हो जाए तो आपका पूरा जीवन खाक कर सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।